दोस्तों, ये हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग इसका मतलब है जीवन की गति या जीने की गति। मतलब आज के आधुनिक युग में जो चीज़ें इतनी फास्ट फास्ट हो गई है ना, मतलब हर चीज़ को फास्ट और तेज़ी के साथ करने के लिए जो इंसानों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर अनचाहा बर्डन या प्रेशर पड़ रहा है, उसी के बारे में राइटर ने इस चैप्टर में चर्चा की है। आप जरा सोचिए, पहले के ज़माना में जब हमारे दादा परदादा लोग थे, तो उस समय में जब हमें किन्हीं को कोई मैसेज भेजना होता था तो हम एक पत्र लिखते थे, वो जाने में काफ़ी समय लगता था। लेकिन आज क्या है, हर चीज़ फास्ट हो गया है। मोबाइल के माध्यम से तुरंत हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, बात करना है तुरंत फ़ोन लगा लेते हैं। और ये चीज़ें जितनी अच्छी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक प्रेशर भी पड़ा है हमारी लाइफ पे। मतलब हमारा लाइफ पहले की तरह उतना आसान नहीं रहा है। आज के डेट में आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो सोचते हो जल्दी से जल्दी सक्सेस कर ले, जल्दी से जल्दी ऐसा तरीका लगा ले कि जल्दी से जल्दी हम एग्जाम को क्रैक कर ले। तो हर चीज के लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है, जिससे हमें काफी नुकसान भी हो रहा है। तो इस चैप्टर के द पेस फॉर लिविंग चैप्टर के राइटर हैं आरसी हचिंसन साहब, ठीक ना। ये हमारे राइटर महोदय हैं, ये उनकी वाइफ है और ये है मक्का का व्यापारी, जिसकी चर्चा इस चैप्टर में की गई है। मैं फिगर के माध्यम से आप लोगों को ये चैप्टर समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत आसान तरीका में, बहुत आराम से आप इस चीज को समझ जाओगे। और हर चैप्टर को मैं फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप 1 मिनट में चीजों को समझ जाओ, पूरी की पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम पूरे के पूरे चैप्टर का हिंदी भी करेंगे, लेकिन पहले हम चित्र की मदद से, फिगर की मदद से इसका कहानी जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे माइंड में सब कुछ पहले से बैठा रहे और जब हिंदी करना हो तो बहुत ज्यादा हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर ना पड़े। तो देखिए, ये है हमारे राइटर साहब, इनका नाम है आरसी हचिंसन साहब, ठीक। और ये है उनकी वाइफ का भी चर्चा आएगा चैप्टर में, इसलिए मैंने उनकी वाइफ को भी लिया है। फिर ये है कॉर्न मर्चेंट, मक्का व्यापारी, कॉर्न मर्चेंट मक्का व्यापारी, और ये है इसकी पत्नी और ये है इसका भतीजा। तो ये तीनों का चर्चा इस चैप्टर में किया है। और देखिए, सबसे पहले तो इस चैप्टर में आरसी हचिंसन साहब कहना चाहते हैं कि ये एक बार डबलिन जाते हैं। जैसे हमारे देश में इलाहाबाद है, पटना है, कलकत्ता है, तो उसी प्रकार यूरोपियन कंट्री में एक शहर है जिसका नाम है डबलिन। तो ये क्या करते हैं, डबलिन जाते हैं। डबलिन में वहां पर वो एक नाटक देखते हैं। क्या देखते हैं? नाटक। जैसा स्टेज के ऊपर नाटक होता है, कुछ लोग रहते हैं, हम लोग भी देखते हैं, रामलीला होता है और भी बहुत सारी प्रोग्राम में देखते हो आप कि कोई राम जी बन के रहता है, कोई सीता जी बन करके और एक नाटक करता है। तो उसी प्रकार पहले के जमाना में जो है नाटक हुआ करता था, ठीक। और इस नाटक को क्या बोलते थे? प्ले। इस नाटक को क्या बोलते थे? प्ले। प्ले का मतलब खेलना भी होता है और प्ले का मतलब नाटक भी होता है, ठीक। तो ये जब डबलिन जाते हैं तो वहां पर एक नाटक देखते हैं। उस नाटक में क्या देखते हैं कि एक मक्के का व्यापारी होता है और वो बेचारा बहुत परेशान, बेचैन सा रहता है। अब उसके परेशानी और बेचैनी का कारण क्या रहता है? दो लोग रहते हैं, एक तो उसका नेफ्यू और दूसरा उसकी पत्नी। नेफ्यू क्यों? क्योंकि ये इसको धोखा दे रहा होता है, क्योंकि एक व्यापारी रहता है तो ये उसके साथ काम करता है, तो उसका नेफ्यू क्या करता है कि इस व्यापारी को कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहा होता है, धोखा दे रहा होता है। और इसकी वाइफ को एक बुरी लत होती है कि हर हॉलीडे, हॉलीडे मतलब होता है छुट्टी, छुट्टी का दिन, तो ये हर हॉलीडे में इसकी वाइफ क्या करती है? 10 यूरो खर्च कर देती है। तो इस वजह से ये बेचारा बहुत परेशान रहता है और ये हर्ट का एक प्रकार से समझिए मरीज बन गया हुआ रहता है, ठीक। तो आरसी हचिंसन साहब यही बताना चाह रहे हैं कि मैंने डबलिन में एक नाटक देखा जिसमें एक मक्के का व्यापारी रहता है और वो बेचारा बहुत परेशान रहता है, और वो परेशान का कारण रहता है उसका नेफ्यू और उसकी पत्नी, ठीक। अच्छा, इसमें जो है ना, ये कहाँ के हैं? ये जो मक्का व्यापारी है ये इरिस के हैं। ये भी एक शहर का नाम है, इरिस के। तो ये क्या करता है कि ये मतलब नाटक के बीच में कराहते हुए एक बार, मतलब कि इसकी परेशानी ये है, लेकिन ये देखिए इसका एग्जाम्पल किस चीज से लेता है? बहुत इलॉजिकल एग्जाम्पल लेता है, जिससे इसकी प्रॉब्लम का मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब कोई एक दूसरे का कनेक्शन ही नहीं है। वो ऐसी एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश करता है। ये अचानक से एक बार बोल उठता है कि वो लोग मुझसे कहते हैं कि एक एरोप्लेन है जो 1000 माइल पर आवर की स्पीड से जाती है, ये तो काफी तेज है। अब बताइए, वो ये जो एरोप्लेन है अपना, ये 1000 माइल पर आवर की स्पीड से जा रही है, इसका क्या लेना देना है इसकी समस्या से? इसका भतीजा इसको चीटिंग कर रहा है, इसकी वाइफ इसको मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर दे रही है, इसका कोई है एरोप्लेन की स्पीड से लेना देना? तो ये इसके माध्यम से समझाने की कोशिश करता है।
मान लो आपको कोई समस्या है तो आप उसे मिलता जुलता एग्जाम्पल लोगे ना, कि उटपटांग सा कोई भी, तो ये बहुत ही इलॉजिकल सा एग्जाम्पल लेता है। इस स्टोरी में यही है, ठीक। उसके बाद इसी स्टोरी में एक और भाग है जिसमें ये राइटर्स हैं, आप कहते हैं कि मैं एक स्लो थिंकर हूं। कैसा हूं? स्लो थिंकर। ये जो आरसी हचिंसन साहब हैं, ये कहते हैं कि मैं स्लो थिंकर हूं। स्लो थिंकर मतलब जो चीजों को बहुत धीमे धीमे सोचे, या मतलब कि तुरंत ना सोच पाए, जिसका जो है ना लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा कम होता है ऐसे लोगों का। तो ये कहते हैं कि मैं एक स्लो थिंकर हूं। अब ये क्या करता है, अपनी वाइफ के साथ एक मूवी देखने चले जाते हैं। और उस मूवी में क्या होता है कि तीन एक्ट्रेस होती है। तीन एक्ट्रेस होती है, ए, एक बी और सी, ठीक। तीन एक्ट्रेस होती है और एक हीरो होता है। हीरो वो होता है जो सिनेमा के अंदर पहली बार आता है और अपनी टोपी को उतारता है। उसके बाद उसको तीन हीरोइन से प्यार होता है, मतलब तीनों के साथ, ए बी और सी। पहले उसको बी से होता है, फिर सी से, फिर ए से। तो इसी चीज को फिल्म में दिखाया जा रहा होता है। तो ये अपनी वाइफ के साथ इस फिल्म को देख रहा होता है। तो ये कुछ देर तक देखता है, तो इसको ये समझ में नहीं आता है कि मतलब एक्ट्रेस इसमें है कौन। मतलब ये जज ही नहीं कर पाता है कि आखिर में इसमें एक्ट्रेस है कौन। तो ये अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या ये वही एक्ट्रेस है जो पहले आई थी। तो इसकी वाइफ बोलती है नहीं नहीं, ये तो दूसरी वाली है। तो इस तरीके का एक इसमें स्टोरी है। बस इतना ही है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। ये स्टोरी में भी कुछ बस इतना ही सा है कि ये आरसी हचिंसन से आप जाते हैं मूवी देखने, उसमें एक हीरो होता है, तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है एक्ट्रेस को पहचानने में कि भाई इसमें जो है मेन एक्ट्रेस वो कौन है। तो वो क्या करते हैं कि ए बी सी में उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई इसमें मेन एक्ट्रेस कौन है, क्योंकि उसमें तीन तीन एक्ट्रेस होती है, ठीक। तो यही पूरा का पूरा स्टोरी है। अब हम पूरा हिंदी करेंगे और मैं आपको इसके साथ साथ पूरा ग्रामर भी समझाऊंगा, ठीक। अब देखिए, जब हम ग्रामर पढ़ेंगे ना तो ग्रामर भी बहुत डिटेल्ड में पढ़ेंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होगा, जब मैं हिंदी करूंगा तो मैं बहुत सारी चीजें ऐसा बताऊंगा ना जिससे आपका सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आप कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए भी तैयार हो जाओगे। क्योंकि कंपटीशन में आज के डेट में है क्या, तीन चार पैसेज दे देगा, तीन चार कहानी, और नीचे में उसका क्वेश्चन दे देंगे, चार से पांच क्वेश्चन दे देंगे और ऑप्शन दे देंगे कि इसमें इसका आंसर क्या होगा। तो जब तक आपको ये स्टोरी पढ़ने नहीं आएगा, स्टोरी समझ में नहीं आएगा, किस तरीके से बात कर रहा है या क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, तब तक आप उसका जवाब दे पाओगे नहीं, दे सकते हो आप जवाब। तो जवाब देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि आपको स्टोरी समझ में आना चाहिए, भले आपको कुछ नहीं आता हो। आप बस ध्यान से सीखिएगा। जिस दिन आप 10th या 12th पास कीजिएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि नहीं, मैं अंग्रेजी में भी कंपटीशन में जाके बैठ सकता हूँ और मेरे लिए बहुत ईजी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। इस स्टोरी में फर्स्ट लाइन आता है, जब आप इस स्टोरी को शुरू करोगे तो पहला लाइन आता है इसमें, जरा देखिएगा, वहां नहीं, यहां लेते हैं। इसके आगे भी है। तो देखिए इसमें क्या है, आई सॉ अ प्ले इन डबलिन। राइटर कहता है आई सॉ अ प्ले इन डबलिन। ये जो आई है ना, ये आई किसके लिए यूज हुआ है, इस राइटर के लिए, आरसी हचिंसन साहब के लिए। इन्होंने अपने लिए यूज किया है आई सॉ अ प्ले, मैंने एक नाटक देखा। कहा? डबलिन में। तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। आप ट्रांसलेशन पढ़ते थे तो ट्रांसलेशन में हमेशा देखते होगे एस प्लस भी प्लस वो करके आता होगा। ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इससे मिल करके अंग्रेजी के सेंटेंस बनते हैं। वो सेंटेंस कैसे, जैसे ये एक सेंटेंस है। अब देखिए, आई सब्जेक्ट हो गया, सौ मतलब देखना, देखना एक काम है, देखना एक काम है। जैसे खाना, हंसना, रोना, सोना, पढ़ना, लिखना, ये सब काम है। उसी प्रकार सौ मतलब देखना भी एक काम है। तो वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये हो गया आर्टिकल, ठीक। इन फिर क्या हो गया, प्रीपोजिशन। इनको क्या बोलेंगे, इन, एट, ऑन, ऑफ, फॉर, सिंस, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन। और ये क्या है, डबलिन, नाउन है। तो ये क्या बनेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और ये डबलिन है क्या, नाउन है। किसी शहर का नाम क्या होता है, नाउन होता है। जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या कहलाते हैं, नाउन। राम, सीता, गीता नाम है तो क्या हो गया, नाउन। उसी प्रकार आई क्या है, आई प्रोनाउन है। आई क्या है, प्रोनाउन। सौ क्या हो गया, सी का सेकंड फॉर्म है। सी मतलब होता है देखना, सी मतलब देखना।
सॉ मतलब देखना, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। फिर प्ले नाटक, ये भी क्या है, प्ले नाटक, ये भी एक नाउन है। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता है। तो मैं इतनी डिटेल में एक लाइन में मतलब मुझे बताइए, इतनी सारी चीजें हैं समझाने के लिए, कम चीजें नहीं होती है समझाने के लिए। अगर मैं समझाने बैठू ना तो इस एक लाइन में ही ये सब्जेक्ट होता है, बाकी इधर का प्रेडिकेट होता है, बहुत सारी चीजें हैं समझाने के लिए। तो ग्रामर एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, इतना तोड़ देंगे, इतना तोड़ देंगे कि इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। और मैं बीच बीच में बुक में समझाऊंगा कि ये जो प्रोनाउन है ना, आई, ये किसके लिए आया है। अगर आप सीधे पढ़ने जाओगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा आई किसके लिए आया है। बार बार ही आएगा, सी आएगा, हिम आएगा, ये सब मैं बताऊंगा आपको कि ये सब किस लिए यूज हो रहा है, ये किसको संबोधित कर रहा है, ताकि आपके लिए अंग्रेजी बहुत आसान हो जाए, आपको मजा आए अंग्रेजी पढ़ने में। सिर्फ आपको मैं हिंदी कर दूंगा ना, कोई मजा नहीं आने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। 2-4 नंबर ज्यादा ले आओगे इंटर में, 10th में, 12th में, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, वो डिग्री तुम्हारा ऐसे रखा रह जाएगा। बड़ा बड़ा टॉपर सब घूम रहा है, और जो मीडियोकर है, जो थोड़े से नॉर्मल बच्चे हैं, मेहनत कर करके जॉब ले ले रहे हैं। तो पढ़ना है तो भाई ऐसा पढ़ो ना कि इंग्लिश भी मेरा हो जाए, एग्जाम भी निकल जाए, और मेरा एक इंग्लिश पे बेस तैयार हो जाए, और मेरा एक कंपटीशन लेवल का एक तैयारी भी हो जाए, ताकि कल जब मैं बैंक में एसएससी में बैठूं तो मुझे लगना चाहिए कि हाँ, मुझे अंग्रेजी आता है। अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखते हो ना, तो आप 80% एग्जाम से तो ऐसे ही बाहर हो। सिर्फ इंग्लिश की बदौलत आप एसएससी में जॉब ले सकते हो, बहुत अच्छे लेवल जॉब सब है इसमें। ट्रांसलेटर का है, शॉर्ट हैंड में आपको मिल जाएगा। 150, 200 नंबर के पूछे जाते हैं, उसका सीधे शॉर्ट हैंड होता है। डायरेक्ट कोर्ट में बैठोगे, वेतन है 60-70 हजार रुपए वेतन है कम से कम, वहां शुरू हुई है। सी का मैं बता रहा हूँ, सी का 70 हजार से ऊपर है, टी का 60 हजार से ऊपर है वेतन। तो कम से कम अंग्रेजी जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा पढ़े कि भाई कि मेरे लिए बहुत आसान हो जाए, और हिंदी जानने के साथ साथ मैं इसका ग्रामेटिकल चीज भी समझता जाऊं। और मैं जब कोई पैसेज पढ़ूं तो मुझे ऐसा नहीं लगे भाई ये किस लिए आ गया है, आई ही किस लिए आ गया है। जब मैं चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगा तब आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, ब्लैक बोर्ड है, बट लेकिन हम लोग उसमें मैनेज करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, और मजा बहुत आएगा। आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद आप देखना। सबसे तो पहले मैं फिगर के माध्यम से समझा रहा हूँ, जितना मैंने फिगर के माध्यम से समझाया एक बार और समझ लेना, स्टोरी को अपने माइंड में डालने की कोशिश करना मैंने क्या कहा। बाकी वही स्टोरी अब पूरा लाइन बाय लाइन चलेगा, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना। मैं ऐसे ही हर चैप्टर में फिगर बनाऊंगा, फर्स्ट 2 मिनट में स्टोरी समझाऊंगा, और उसके बाद फिर पूरा चैप्टर हम हिंदी करेंगे, और उसमें ये देखेंगे ग्रामर में क्या आ रहा है, आई क्यों आया है, ही क्यों आया है, सी किसके लिए आया है, ये सब भी मैं बीच बीच में बताऊंगा। फिर जब ग्रामर की क्लासेस चलेगी तो वहां और मजा आएगा, वहां मैं और डिटेल में इस तरीके से पढ़ाऊंगा। आई सॉ अ प्लेन डबलिंग, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करते हैं या प्रोनाउन करते हैं। ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो कौन है, नाउन है। यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ये क्या है, प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए, या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा, इसके अलावा कोई नहीं करता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम हमेशा नाउन या प्रोनाउन करता है। ये वर्ब है, वर्ब क्यों है, अच्छा सब्जेक्ट ये क्यों है, ये क्यों नहीं हो गया। अगर मैं आपसे पूछ दूं सब्जेक्ट ये है, ये क्यों नहीं है, ये भी तो सब्जेक्ट हो सकता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक मैं बताऊंगा आप लोगों को आने वाले टाइम में। ओके, थैंक यू।